हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइज, आज के लेक्चर नंबर 34 ऑफ एग्रोनॉमी में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्रॉप बार्ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इवन हर कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव में जहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा किया जाता है। तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है राइस क्रॉप के बारे में, यानी जो जो टॉपिक्स हमने राइस क्रॉप में पढ़ी थी, उसी तरीके से हमने व्हीट क्रॉप में भी सारे टॉपिक्स को कवर किया, लाइक उनका जनरल इंट्रोडक्शन, उसके जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट वेराइटीज़, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो उन सब टॉपिक को भी हम उन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रॉप बार्ले के लिए। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो, जहाँ पे आपको रेगुलर क्विजेस और हमारे चैनल के अपडेट्स और वीडियो के रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगी। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारे चैनल की अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। साथ साथ आप जीएफए एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इवन ये चारों चीज़ का आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको फ़ायदा क्या है इस ऐप का, कि आपको जो भी 4 ईयर का कोर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इवन एमएससी के कुछ बुक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं और हमारे चैनल की वीडियोज़ हैं, सब एक जगह आपको इकट्ठी हमारे ऐप पे मिल जाएंगी। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, आपको सारा एक चीज़ कंपाइल्ड, एक जगह कंपाइल्ड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वेरी फर्स्ट टॉपिक को, वो है बार्ले। सो गाइज, इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, बार्ले का इंट्रोडक्शन, उसके ओरिजिन के बारे में, उसके जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, वेराइटीज़, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड उसके फाइनल ईल्ड के बारे में। तो देखिए, बार्ले का जो मतलब है, यानी हिंदी में जो मतलब होता है, या फिर आप जिस नाम से जानते हो, वो होता है जौ। ठीक है, हिंदी में उसको जौ कहते हैं। और जौ दिखता कैसा है, आप उसे देखोगे तो जनरली वो वीट की तरह ही दिखेगा। ठीक है, तो वीट और बार्ले बेसिकली एक साथ ही पढ़ा जाता है, कि इनमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर इनके कल्चरल प्रैक्टिसेस देखोगे या फिर रिकमेंडेशन देखोगे, सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट देखोगे, तो सिमिलर टाइप ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक को, जो है बार्ले। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम मैंने लिख दिया है, होर्डियम वुल्गैरी। ओरिजिन अगर बात करें तो ओरिजिन देखो, अभी इस क्रॉप के लिए भी ओरिजिन को लेकर डिस्प्यूट है। नियर ईस्ट रीजन एज प्रोबेबल प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ बार्ली। ठीक है, बार्ले का जो रीजन दिया जाता है, नियर ईस्ट रीजन। ठीक है, अब ईस्ट रीजन कौन सा है, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है एशिया का, वहाँ पे इसका ओरिजिन माना जाता है। एब्सीनिया इज बिलीव टू द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ बार्ले बाय वन ग्रुप। एक ग्रुप कहता है कि जो एब्सीनिया है वो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। दूसरा ग्रुप कहता है कि साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, नेपाल, तिब्बत, ये जो 3 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के, इनमें इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिन का जो कंसेप्ट है या फिर जो बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं इसके जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, बार्ले इज कल्टिवेटेड ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हीट क्रॉप। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे व्हीट लगाया जाता है वहाँ वहाँ पे बार्ले भी लगाया जाता है, क्योंकि इनके क्लाइमेटिक और सॉइल रिक्वायरमेंट्स भी एकदम सिमिलर हैं। लेकिन फार्मर का जो प्रेफरेंस होता है, अगर उन्हें व्हीट लगाने में दिक्कत है तो वो बार्ले ज़्यादा कंसिडर करते हैं। अभी डिस्कस करेंगे क्यों। ठीक है, अब आते हैं, यूरोप इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉन्टिनेंट ग्रोइंग बार्ले, फॉलोड बाई एशिया। ठीक है, द कंट्रीज सच एज रशियन फेडरेशन यानी रशिया, चाइना, कनाडा, यूएस, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड इंडिया कल्टीवेट बार्ली। ये जो कंट्रीज़ हैं वो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं बार्ले का। अगर इंडिया में बात करें तो यूपी, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश आर द मेजर स्टेट्स फॉर कल्टिवेटिंग बार्ले। तो ये इसका जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इन द वर्ल्ड एंड इन द इंडिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो देखो, बार्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप फॉर इंडस्ट्री पर्पस। ठीक है, फॉर कंजम्पशन भी, लेकिन फॉर इंडस्ट्री पर्पस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट टू राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नेक्स्ट टू राइस, व्हीट एंड मेज, ये जो 3 क्रॉप्स हैं हमारे मोर, या फिर कह सकते हैं मोस्ट स्टेपल क्रॉप है। इवन इंडिया में भी, इवन चाइना में भी, तो जो बहुत पॉपुलर कंट्रीज हैं वहाँ पे स्टेपल क्रॉप है राइस, व्हीट एंड मेज। ठीक है, इन एरिया एंड प्रोडक्शन, दोनों एरिया वाइज भी, प्रोडक्शन वाइज भी, मोर सुटेबल दैन व्हीट इन इंडिया। मतलब व्हीट से ज़्यादा सुटेबल कौन है, बार्ले है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है हार्डी नेचर होता है। हार्डी नेचर कहने का मतलब है कि ये थोड़े से हार्श कंडीशन को क्या कर सकता है, विस्टैंड कर सकता है। इट कैन विस्टैंड एडवर्स एग्रो इन्वायरमेंट्स लाइक ड्रॉट को, ठीक है, सैलिनिटी को, एल्कलिनिटी को, ठीक है, वेरिड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी रीजन जो है प्लेन लाइक हिल, हर जगह पे बार्ली को हम लगा सकते हैं, बार्ले को लगा सकते हैं। लाइक इन ऑल्सो इन रेनफेड कंडीशन, यहाँ पे रेनफेड कंडीशन मतलब जहाँ पे हमें बारिश से ही वाटर रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, हमें इरिगेशन नहीं करना होता है। दूसरा, इरिगेटेड कंडीशंस में भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है,
अब अगर हम बात करें क्रॉप प्रिफर्ड बाय फार्मर वेयर वीट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, जहाँ पे वीट नहीं पॉसिबल है वहाँ पे बार्ले को लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है और इवन वीट से वाटर कंजम्पशन भी कम होता है बार्ले का, ठीक है। अगर हम बात करें इसके क्रॉप के बारे में, तो बार्ले इज ए रबी सीरियल क्रॉप, ठीक है, ये रबी क्रॉप में रबी सीजन में लगाया जाता है। रबी सीजन कहने का मतलब है कि इसका जो सोइंग है वो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होगा, ठीक है, और हार्वेस्टिंग जो है फरवरी और मार्च के टाइम पे होता है, ठीक है। अगर हम बात करें रबी एक सॉरी जो बार्ले एक हमारा क्रॉप जो है वो एज अ फूड फॉर पीपल इन कूलर एंड सेमी एरिड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, यानी वर्ल्ड के उस पार्ट में जहाँ पे कूलर कंडीशन होता है और सेमी एरिड पार्ट जो है इंडिया सॉरी वर्ल्ड का, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अगर इंडिया में बात करें 90% ऑफ द बार्ले इज यूज्ड एज ह्यूमन फूड, जो 90% ऑफ द बार्ले है प्रोड्यूस जो होता है वो एज अ ह्यूमन फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा माल्ट बनाने में, बियर बनाने में, विस्की, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, विनेगर, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है इस क्या कहते हैं बार्ले का, ठीक है। अगर एनर्जी रिच ड्रिंक लाइक बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स आप जितना पीते हो तो आपने पैकेट पे भी देखा होगा, उनके रैपर पे लिखा होता है माल्टेड फ्लेवर, ठीक है, तो माल्ट वगैरह जो बन रहा है वो बार्ले से बना हुआ है। इवन बिस्किट आर फ्रॉम बार्ले माल्ट, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है बार्ले को, अगर मेडिसिनल हेल्प देखें, ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द लीवर, ठीक है, और ये चीज़ अगर है तो हमारा हार्ट अटैक का चांस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स फैटी एसिड सिंथेसिस, आपने सुना होगा मूफा एंड पूफा, ठीक है, मूफा तो चलो थोड़ा सा हार्मफुल होता है, ठीक है, पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, ये मोनो होता है, तो जो पूफा है, ठीक है, उसका सिंथेसिस करता है लीवर में, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएसए में अगर बात करें तो कैटल फीड की तरह और हॉर्स फीड की तरह इसको बार्ले को यूज़ करते हैं, ठीक है। बार्ले हैज़ अ ग्रेट डिमांड टू माल्टिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे माल्टिंग प्रोसेस जहाँ पे यूज़ किया जाता है वहाँ पे इसका ग्रेट डिमांड है। अगर हम बात करें तो बार्ले एक ऐसा क्रॉप है जो कि फॉरेन एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। फॉरेन एक्सचेंज कहने का मतलब है अपने फॉरेन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी इसका एक्सचेंज किया जाता है, लाइक बार्ले का कंट्रीज के बिटवीन, ठीक है, मतलब एक कंट्री दूसरे के साथ में। अगर इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें तो बार्ले जो है प्रोटीन उसमें कंटेंट होता है 11.5%, कार्बोहाइड्रेट 74%, फैट 1.3% और क्रूड फाइबर 3.9%, और लास्ट जो ऐश, हर क्रॉप में आपको, हर ग्रेन में आपको ऐश मिलेगा, वो 1.5% होता है। आई होप आपको इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिजिन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, यानी नेक्स्ट स्लाइड पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विथ एग्रीमून, ठीक है, एग्रीमून जो है एक एग्रीकल्चर वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री नोट्स वगैरह मिल जाती है, और साथ साथ एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा का एक एकेडमिक क्लब है कृषि गुरुकुल क्लब, उनके साथ इन कोलैबोरेशन में हमने एक एग्रीकल्चर क्विज ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है एग्रीवेस्टा, ठीक है। ये जो क्विज है 4th, 5th एंड 6th जून को होगा, ठीक है। इसके लिए हमने जो टॉपिक डिसाइड किए हैं, 4th को जो होगा वो कंप्लीट एग्रीकल्चर क्विज होगा, ठीक है, 5th को जो होगा वो कंप्लीटली एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स होंगे, और 6th जून को हमारा फाइनल राउंड होगा जिसमें एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चंस होंगे और साथ साथ एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स भी होंगे, यानी 25 क्वेश्चंस इसके, 25 क्वेश्चंस इसके, और जो एक एक टेस्ट है यानी 4th, 5th एंड 6th को, ये तीनों टेस्ट जो है 50 क्वेश्चंस के होंगे और 30 मिनट्स आपको मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये एग्जामिनेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, लाइक ICAR UG, PG, FCI, IBPS AFO, BHU PG, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नबार्ड एंड फसाई। तो वेरियस एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, इस टाइम पे कोई भी एग्जामिनेशन अभी हो नहीं रहा है, तो इस टाइम पे अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपका लेवल अभी क्या है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो उस चीज़ पे आप फिर मेहनत करके आप उस चीज़ को तैयार कर सकते हो, ठीक है। इस टेस्ट का हमने रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा है 30, ठीक है, फॉर द कंप्लीट इवेंट। और आपका जो बेनिफिट है इसमें, अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आते हो तो आपको फर्स्ट अगर आने पे 1500 कैश प्राइस, 1000 रुपीज़ फॉर द सेकंड विनर एंड 500 फॉर द थर्ड विनर। और जो हमारे टॉप 10 होंगे उनको हम साथ साथ 100 रुपीज़ का वाउचर देंगे एग्रीवर्षा ऐप पे कोर्सेज परचेज करने के लिए। एग्रीवर्षा ऐप पे आप एग्रीकल्चर कोर्सेज परचेज कर सकते हो, और जो रैंक 11 से 20 के बीच में होंगे उनके 50 रुपीज़ का वाउचर कार्ड मिलेगा। साथ साथ इस एग्जाम में जितने भी बच्चे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स 50% मार्क्स से ऊपर लेकर आएंगे उनको हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लो, ठीक है, आप यहाँ से भी इसको रजिस्टर कर सकते हो, नहीं तो मैंने इस इवेंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन, रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, आप हमें मेल भी कर सकते हो इस मेल आईडी पे। यहाँ पे 2 पोस्टर्स हमने हर तरीके से सर्कुलेट किए हुए हैं, आपको ये पोस्टर्स आपके इवन हर ग्रुप में मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो तो आपको भी ये रेगुलर पोस्ट वहाँ पे मिल रही होंगी। तो अगर आप इसमें रजिस्टर करते हो तो आपको इसके आगे के जो प्रोसेसेस हैं कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, वो चीज़ें हम आपको फर्दर इन डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट है वो है सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। तो सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें तो वीट के सिमिलर ही है, लेकिन वीट में क्या है, वीट में जो टॉलरेंस होता है वो कम होता है। बार्ले जो है टॉलरेंट टू सैलिनिटी है, एल्कलिनिटी है, बट सेंसिटिव टू एसिडिटी, मतलब एसिडिटी नहीं होना चाहिए सॉइल में। ठीक है, क्योंकि उसके लिए सेंसिटिव है, उसका प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, इवन क्रॉप का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें तो ये क्या है, बेस्ट सुटेबल फॉर दी सोडिक सॉइल। जो सॉइल सोडिक होते हैं, ठीक है, उनके लिए बेस्ट सुटेबल है, बेस्ट सॉइल जो होते हैं सोडिक सॉइल्स होते हैं। अगर हम सॉइल का पीएच देखें, पीएच रेंज, तो बेस्ट सुटेबल पीएच जो होगा वो होगा 7 to 8। ग्रोन इन हाई नाइट्रोजन सॉइल्स ऑफन लॉजेस। ठीक है, जहाँ पे लॉजिंग होती है कभी कभार वो चलेगा, लेकिन हाई नाइट्रोजनस सॉइल होना चाहिए या फिर नाइट्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सॉइल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है, सिमिलर टू दी वीट। ठीक है, इट परफॉर्म्स वेल इन कूल क्लाइमेट। ठीक है, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट कंडीशंस आर नॉट कंडक्टिव फॉर बार्ले ग्रोथ। मतलब बार्ले की ग्रोथ जो है वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होगा, यानी पानी अगर ज़्यादा हो गया तो वो उस कंडीशन में, या फिर ज़्यादा अगर वार्म कंडीशन हो गया तो वहाँ पे बार्ले का जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इसका प्रोडक्शन जो होगा कम हो जाएगा। और अगर हम देखें तो ट्रिलर्स के साइज वगैरह भी रिड्यूस हो जाएंगे। इट कांट टॉलरेट द फ्रॉस्ट। ठीक है, फ्रॉस्ट एंड हेल स्टॉर्म, यानी बर्फबारी, अगर फ्रॉस्ट वगैरह ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है तो वो भी उसको भी ये टॉलरेट नहीं कर सकता, वहाँ पे कंप्लीट डैमेज होगा क्रॉप को और वो डेथ कर जाएगा। ठीक है, अगर हम सीज़न देखें तो बेसिकली इसका जो बार्ले लगाने का जो सीज़न होता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कंडीशन में लगा रहे हो, लाइक इरीगेटेड या फिर आप रेनफेड कंडीशन में। तो अंडर रेनफेड कंडीशन बात करें तो हमें बार्ले जो है वो सो कर देना चाहिए बिफोर एंड ऑफ द अक्टूबर। अगर इरीगेटेड कंडीशन में बात करें तो फर्स्ट और सेकंड फॉरनाइट ऑफ नवंबर, यानी 30 नवंबर के पहले आपको ये चीज़ लगा देना है, ये ऑप्टिमम टाइम है सोइंग का। और हिली जोन्स में देखेंगे, हिली एरिया में तो बार्ली सोन इन दिस समर क्रॉप, एज समर क्रॉप। और समर क्रॉप हम कब लगाते हैं, इन अप्रैल मई के मंथ में। ठीक है, सीड रेट बात करें तो इरीगेटेड कंडीशन में सीड रेट हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, और रेनफेड कंडीशन में वो 80 to 100 kg पर हेक्टेयर चाहिए। ठीक है, स्पेसिंग जो है आप देखो, रेनफेड में क्या है, सॉरी इरीगेटेड कंडीशन में क्या है, 22.5 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग होगा। ठीक है, और अगर रेनफेड में बात करेंगे तो 22.5 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक हम इसका स्पेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेप्थ ऑफ सोइंग जो होनी चाहिए वो मस्ट 5 सेंटीमीटर अंडर द इरीगेटेड कंडीशन, और रेनफेड कंडीशन में अगर बात करें तो थोड़ा सा नीचे, यानी 6 to 8 सेंटीमीटर हमें सॉइल डेप्थ होना चाहिए सीड सोइंग के लिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकी वेराइटीज़ के बारे में। तो वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं अगर हम बात करें तो इसकी 2 वेराइटीज़ हैं, हस्कलेस, ठीक है, और हुल्ड। हस्कलेस को हम बोलते हैं हुल्डलेस भी बार्ले कहते हैं, हुल्डलेस बार्ले भी कहते हैं। अब ये दोनों क्या हैं आप देखो, hulless barley is minimally processed by carefully removing the indigestible hull। hull कहते हैं इसके कवर को, while leaving much of the outer bran intact। सीड के ऊपर एक लेयर होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, उसको छोड़ के जो ऊपर का कवर है उसको हटा देना, तो हुल्ड बार्ले बोलते हैं जिसके ऊपर कवरिंग होगी। ठीक है, हुल्लेस बार्ले इज डिफरेंट वेराइटी ऑफ बार्ले दैट डज नॉट हैव ए टाइटली अटैच्ड हुल एंड इज ईजियर टू रिमूव विद द मिनिमम ब्रांड लॉस। ठीक है, मतलब हम ब्रांड का मतलब जो कवरिंग है, लाइट कवरिंग है जो सीड के जस्ट ग्रेन के जस्ट ऊपर है, उसके लॉस के बिना, मतलब उसके मिनिमम लॉस के साथ साथ हम उसको रिमूव कर सकते हैं हुल को। और ऐसी वेराइटी जहाँ से हमने हुल को रिमूव कर दिया है वो हो जाती है हुल्लेस वेराइटी। ठीक है, तो इसकी 2 वेराइटीज़ हैं, हस्कलेस यानी हुल्लेस और हुल्ड बार्ले। हस्कलेस बार्ले इज प्रिफर्ड, लाइक इसके एग्जांपल्स क्या हैं, करन 18, 19 एंड आर दी पॉपुलर वेराइटीज। ठीक है, सूटेड फॉर हिल कंडीशन, तो आप देखो कैलाश, ये देखो आपको ये सारे एग्जांपल्स कैसे याद करनी है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जाता है, कैलाश इज द वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये थोड़ा सा वेराइटीज को इंपॉर्टेंटली याद रखना। सूटेड फॉर रेनफेड एरियाज अगर हम बात करें तो आप कोई सा भी याद रख सकते हो, रत्ना है, विजय है, आज़ाद है, अमेरू है। ठीक है, अगर बेस्ट फॉर माल्ट देखें तो अमेरू इज बेस्ट फॉर माल्ट। सूटेड फॉर इरीगेटेड एरियाज ज्योति, रंजीत। ठीक है, करण 18 एंड 19 जो अभी हमने डिस्कस किया है, हैव मोर डिमांड, तो इसका जो डिमांड है वो ज़्यादा होता है।
ड्यूअल पर्पस अगर देखिए, ड्यूअल पर्पस मतलब हमारे ग्रेन के लिए, फॉर्डर फॉर दी कैटल्स के लिए, तो रत्ना, करंट 2, करंट 5, करंट 10। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस में देखेंगे तो लैंड प्रिपरेशन, सीड ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ सोइंग, जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि फाइन टिल्थ चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें सिमिलर करनी है वीट की तरह। सीड ट्रीटमेंट सिमिलर कार्बन डाइजाइम से करते थे, फंगिसाइड से करते थे, मेथड ऑफ सोइंग भी सेम है। ठीक, अब हम आते हैं इनके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे। तो जिस तरीके से वहाँ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एफआईएम और कंपोज डालना होता है। तो यहाँ पे भी एफआईएम कंपोज डालते हैं 12.5 टन पर हेक्टेयर। इरिगेटेड सिचुएशन में एनपीके रेशियो जो है वो है 60:30:20। सबसे बेस्ट है कि आप सॉइल रिकमेंडेशन रेशियो, आप सॉइल रिकमेंडेशन टेस्ट करा लो, यानी सॉइल टेस्टिंग करा लो, और जो रिकमेंडेड है वो यूज़ करो। नहीं तो इरिगेटेड कंडीशन में 60:30:20 डालो एनपीके का रेशियो पर हेक्टेयर। माल्ट बार्ले है, जिससे मतलब हमें बेसिकली जो माल्ट इंडस्ट्री में यूज़ करना है, अगर वैसे बार्ले का प्रोडक्शन करना है तो 30:20:20। ठीक है, रेनफेड कंडीशन है 40:20:20। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंटली इसको याद रखना। मेथड ऑफ एप्लीकेशन बात करें तो यहाँ पे भी वही है, बेसल डोज, ठीक है, और फिर टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, तो बेसल डोज जो होता है वो हम बिफोर सोइंग करते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन है 50% ऑफ नाइट्रोजन एंड कंप्लीट एनपीके टू बी अप्लाइड एट बेसल डोज, यानी बिफोर सोइंग। ठीक है, रिमेनिंग 50% ऑफ नाइट्रोजन मस्ट बी अप्लाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट इरिगेशन। जब हम फर्स्ट इरिगेशन करेंगे उस टाइम पे हम लास्ट, यानी जो हमारा टॉप ड्रेसिंग है उस टाइम पे करना होता है। रेनफेड कंडीशन जो है उस केस में 100% ऑफ द नाइट एनपीके है बेसल डोज में देना है, यानी बिफोर सोइंग देना है। लाइट सॉइल्स अगर हैं, नाइट्रोजन मस्ट बी गिवन इन 3 इक्वल स्प्लिट्स। अगर लाइट सॉइल है यानी लाइक जिनमें क्या कहते हैं पोरोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, या फिर जो लाइट कलर्ड भी हैं, ठीक है, डेंसिटी वाइज कम है, उनमें हम नाइट्रोजन जो है वो एक 3 डोजेज में देंगे। लाइक अगर आप 60 केजी यूज़ कर रहे हो तो 20-20-20 के स्प्लिट में देना है। ठीक है, फॉर बेसल डोज, फर्स्ट इरिगेशन एंड सेकंड इरिगेशन के टाइम पे। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब जो नेक्स्ट है वो है वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर रिक्वायरमेंट जो है 2 to 3 इरिगेशंस गिव गुड यील्ड, तो हमें एटलीस्ट 2 से 3 इरिगेशन देना है। ठीक है, और वाटर रिक्वायरमेंट जो होता है इस क्रॉप का 200 to 300 मिलीमीटर होता है। ठीक है, क्रिटिकल पीरियड क्या है, ये नहीं 2 से 3 बार इरिगेशन है। कब कब करना है, सीडलिंग स्टेज पे, सीडलिंग बोलो या फिर स्प्राउटिंग बोलो, फिर एक्टिव टिलरिंग यानी जब टीलर्स निकल रहे हो, और जब फ्लैग लिप्स आए हो, मिल्किंग, मतलब ये जो है बेसिकली हम इस टाइम पे इरिगेशन कर सकते हैं। लेकिन कब कब एकदम देना है, क्रूशियल कब है, टिलर्स जब बन रहे हो और ग्रेन फिलिंग स्टेज पे, इस टाइम पे हमें वाटर यानी इरिगेशन देना ही देना है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसका वाटर मैनेजमेंट। अब जो नेक्स्ट है वो है वीड मैनेजमेंट। तो बेसिकली वीड मैनेजमेंट के लिए क्या है, अप टू 30 डेज इज क्रिटिकल वीड फ्री पीरियड फॉर बार्ले क्रॉप। हमें 30 डेज पे एकदम वीड नहीं, मतलब स्टार्टिंग जब हमने शुरू कर दिया है तो टॉप 30 डेज जो है, स्टार्टिंग के 30 डेज हैं, वहाँ पे वीड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, पेंडीमिथालीन, ठीक है, एक प्री इमरजेंस वीडीसाइड है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 1 kg पर हेक्टेयर, या फिर पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड में हम डाल सकते हैं आइसोप्रोटुरन, ठीक है, एट द रेट ऑफ 0.5 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, साथ साथ में 0.5 kg 2,4-DE, ठीक है, 3-5 लीफ स्टेज पे। ठीक है, और 1 हैंड वीडिंग भी कर सकते हैं इफेक्टिव वीडिंग कंट्रोल के लिए। तो ये इसका हो गया वीड मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम में हम एक देखते हैं कि आप क्रॉप रोटेशन किन के साथ कर रहे हो, और दूसरा हम देखते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग किन के साथ कर रहे हो। ठीक है, तो क्रॉपिंग सिस्टम में आप देखो, अगर क्रॉपिंग सिस्टम तो राइस बार्ले, यानी हम राइस और बार्ले को साथ साथ लगा सकते हैं, यानी क्रॉप रोटेट कर सकते हैं राइस एंड बार्ले का। सॉर्गम बार्ले हम साथ साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, पर्ल मिलेट बार्ले, कॉटन बार्ले, ब्लैक ग्राम बार्ले, इन सब चीज़ के साथ हम इनको लगा सकते हैं बार्ले को। मिक्स्ड क्रॉपिंग किन किन के साथ करना है, बार्ले इज रेज्ड मिक्स विद चिकपी, यानी एक फील्ड में चिकपी भी लगा सकते हो आप एक पैटर्न में, और साथ साथ बार्ले भी लगा सकते हो। पी, मस्टर्ड, लिनसीड एंड लेंटिल, क्यों ये देखो आप जितने भी देखोगे ये क्या है, पल्सेस हैं, यानी कह सकते हैं ऑल सीड, और इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और बार्ले को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, इसी वजह से इन सारे क्रॉप्स को मिक्स क्रॉपिंग में यूज़ करते हैं। अगर हार्वेस्टिंग देखें तो सिमिलर टू वीट, लाइक 3000 kg पर हेक्टेयर हमारा होता है ग्रेन का, और 5000 kg पर हेक्टेयर होता है हमारा स्ट्रॉ का। तो ये सिमिलर है हार्वेस्ट का, और मतलब हार्वेस्टिंग प्रोसेस जो है वो सिमिलर है। और अगर हम ईल्ड वाइज बात करें तो ये जो है हमने वीट का पढ़ा था, एटलीस्ट यही सिमिलर जो होता है इस केस में भी होता है। ईल्ड देखेंगे तो 3 से 3.5 टन, यानी सेम इतना। ठीक है, अंडर आइडियल इरीगेटेड कंडीशन विथ स्ट्रॉ अगर देखेंगे तो 4 to 5 टन पर हेक्टेयर। रेनफेड कंडीशन में अगर देखोगे तो डिपेंड करेगा वेदर कंडीशन पे। यील्ड लेवल्स वेरी फ्रॉम 1.5 to 3 टन्स पर हेक्टेयर, यानी कह सकते हैं कि 1500 से 3000
केजी पर हेक्टेयर हमें मिलता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कंप्लीट बार्ले क्रॉप। आई होप आपको आज का लेक्चर कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक है। आप साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आके पूछ सकते हैं। और आपको चैनल में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे कुछ चीज़ें यूट्यूब ने बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से हमने दूसरा एक चैनल बनाया है जिसका नाम है गो फॉर एग्रीकल्चर ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। आप इसको सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। आप साथ साथ उस चैनल को वहाँ फॉलो कर लो, यानी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको हमारे चैनल की जितनी वीडियोस हैं वो धीरे धीरे सारे अपलोड हो जाएंगी, प्रीवियस लेक्चर्स भी, और जो अपकमिंग वीडियोस है वो यहाँ भी अपलोड होंगी और वहाँ पे भी अपलोड होंगी। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ अस, हमारी टीम के बेटरमेंट के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम वहाँ पे अपने फीचर्स को इनेबल कर पाएँ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी। साथ साथ हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो गो फॉर एग्रीकल्चर चैनल को भी सब्सक्राइब करो। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट दे दिया है, आप इस नाम से सर्च करोगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इवन साथ साथ मैंने सारे जो भी लिंक्स बात किए हैं सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।